A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your BST teacher. Today we'll be studying part 3 of Business Studies for class 12 ISC. We have already done part 1 and part 2 जिसमें हम लोग ने section A और section B पढ़ा था. Okay, so now moving towards section C, the first question that is of 8 marks. कहता है कि according to Maslow's theory of hierarchy of needs, you have to name and explain the needs which arise after the physiological needs are met. 5 needs थी उनकी, ठीक है. एक पिरामिड के तौर पे अगर लिया जाए तो सबसे पहले थी फिजियोलॉजिकल, उसके बाद सेफ्टी, उसके बाद सोशल नीड्स या फिर लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, फिर है एस्टीम नीड्स और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो एक नीड हमसे नहीं पूछी गई, हमसे बोला गया है कि जो नीड आफ्टर फिजियोलॉजिकल नीड्स आर अराइज वो वाली नीड्स आपको बतानी है. तो 4 नीड्स आर आस्क्ड, 4 into 2, ठीक है. ऐसे करके इसको डिवाइड करो. तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें यही सेम है. आप थोड़ा सा एक इंट्रो लाइन उसकी लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू मैस्लो ह्यूमन नीड्स जो है वो एक हायरार्की में अरेंज्ड है. सबसे पहले फिजियोलॉजिकल या सर्वाइवल नीड्स आता है और सबसे क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअली ओरिएंटेड नीड्स जो होती हैं वो सबसे ऊपर, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं. तो ये उनका इसका एक डायग्राम अगर प्रेजेंटेशन बोला जाए तो ये दिस इफ यू हैव मेड तो यू विल गेट ऑलमोस्ट 8 में से 7 मार्क्स यू विल इजीली गेट विदाउट इवन कंसीडरिंग सो मच ऑफ एक्सप्लेनेशन. लिखना तो वो भी है ही, बट ये आपके लिए अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन. तो फर्स्ट वाज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. ये वाली नीड्स हमसे नहीं पूछी गई, जब पूछी नहीं गई तो इसको लिखो ही मत, ठीक है. उसके बाद एक लाइन में स्टेटमेंट यू कैन राइट. यहाँ पर दीज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, तो यहाँ पर आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाउ यू हैव टू डील विद द आंसर. जब आपसे पूछा गया है कि आफ्टर दोज नीड्स आर मेट फिजियोलॉजिकल, तब हमको कौन सी नीड्स अराइज होती है, तो यहाँ पर एक वही फॉर्म उसी में लिख दोगे दैट आफ्टर द फिजियोलॉजिकल, या फिर जो फर्स्ट आपकी नीड्स है फिजियोलॉजिकल नीड्स आर मेट, ठीक है, सॉरी, द फॉलोइंग नीड्स अराइज. तो उसके बाद ये वाली जो नीड्स है ये वाली नीड्स आती हैं उसमें, फॉलोइंग नीड्स अराइज. आपको ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है सो दैट आप अपने फर्दर, क्योंकि हम बीच से शुरू कर रहे हैं इसको, ओके. तो जब हम इसको बीच से शुरू कर रहे हैं वी विल स्टार्ट इट एज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वन दैट इज दैट इज सेफ्टी नीड्स. सेफ्टी नीड्स हमसे क्या कहती है, दैट वो पीपल जो एक्सपीरियंस करते हैं ऑर्डर, प्रेडिक्टेबिलिटी, कंट्रोल इन देयर लाइव्स. उनके कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सेफ्टी नीड्स वो होती हैं जो हम लोग को जॉब सिक्योरिटी, फियर फ्रॉम डेंजर, ये सारी चीजें देती हैं. हम लोग को कहीं पे भी हम जा रहे हैं तो हमें किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए. जैसे इमोशनल सिक्योरिटी हो गई, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो रहा हो. तो ये सारी नीड्स हम लोग की सेफ्टी नीड्स में आती है. फिर आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, जो ह्यूमन इमोशनल नीड होती है फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. व्हेन यू आर गोइंग टू सम प्लेस, आप अपने स्कूल में भी जाते हो, अपने फ्रेंड से बातें करते हो, तो उससे आपकी ये जो थर्ड नीड है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, ये सेटिस्फाई होती है. ओके, यू अफिलिएशन, कनेक्टेडनेस, बीइंग अ पार्ट ऑफ द ग्रुप. तो ये सारी जैसे फ्रेंडशिप हो गया, इंटीमेसी हो गया, ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, रिसीविंग एंड गिविंग अफेक्शन एंड लव हो गया. तो ये सारी चीजें जो होती हैं दीज आर द नीड्स दैट कम अंडर लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स. फिर आता है फोर्थ वन, दैट इज द फोर्थ लेवल इन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसमें आता है सेल्फ वर्थ, अकम्प्लिशमेंट एंड रिस्पेक्ट. इन नीड्स को जो है वो दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट इज एस्टीम फॉर वन सेल्फ, जो हम खुद के लिए अपनी डिग्निटी, अपना अचीवमेंट, अपनी मास्टरी एंड इंडिपेंडेंस अचीव करते हैं कि हाँ वी लव, सेल्फ इंपॉर्टेंस जिसे कहते हैं वो होना चाहिए. एंड द एस्टीम या फिर जो रिस्पेक्ट हमें दूसरे लोगों से मिलती है, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स एज वेल, जो कि डिजायर है फॉर रेप्यूटेशन और रिस्पेक्ट, जो स्टेटस, प्रेस्टीज जो हमें दूसरों की नजरों में मिलती है. तो ये सारी चीजें आती है हमारी एस्टीम नीड्स में. फिर आता है मेरा सबसे हाईएस्ट लेवल, दैट इज ग्रोथ नीड या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हम इसको बोलते हैं. द पर्सन हैज फाइनली रीच्ड हिज फुल पोटेंशियल. एक आइडल पर्सन वो बन गया है, एक आइडल टीचर, एक आइडल स्टूडेंट, एक आइडल पेरेंट वो बन गया है. सेल्फ फुलफिलमेंट होता है,
सीकिंग पर्सनल ग्रोथ एंड पीक एक्सपीरियंसेस की मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंसेस हमको इसी नीड में ही मिलते हैं। इसका मतलब होता है दैट व्हाट अ पर्सन्स फुल पोटेंशियल एंड रियलाइजेशन ऑफ दैट पोटेंशियल, कि अभी तक जो चीजें थी वो हिडन थी, कि रिस्पेक्ट अच्छा उन्होंने मुझे दी, अच्छा मुझे पता नहीं था, नाउ आई हैव गॉट टू नो। अब व्हेन यू नो दैट हाउ कॉम्पिटेंट इनफ यू आर, हाउ क्रिएटिव, हाउ नाइस, हाउ वैल्यूएबल यू आर, ये होती है मेरी लास्ट नीड, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ओके तो इसमें लिखा है बहुत सारा, आप उसका जो एक एक पॉइंट है उसको 3 to 4 लाइंस में एक्सप्लेन करोगे, दैट इज ओके, बट एग्जाम्पल्स आर मस्ट इन इट, इसीलिए हमने वो डायग्राम बनाया था पिरामिड, जिससे यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एग्जाम्पल्स हमें लिखने। उसमें अगर लिख देते हो तो फिर अलग से मेंशन करना इज नॉट नेसेसरी, बट एक्सप्लेनेशन यू हैव टू डू। ओके तो इसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 11 दैट सेज कि यू हैव टू एक्सप्लेन ब्रीफली 4 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इसमें दिए हुए हैं, क्राउड फंडिंग, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड रिटेन प्रॉफिट्स। 8 मार्क्स का ये एक क्वेश्चन है, या फिर अगर ये वाला नहीं अटेम्प्ट करना है तो इसका बी पार्ट वी विल अटेम्प्ट, सेकंड पार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन सॉरी जो कि 2 मार्क्स और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उनके बारे में। हियर द क्वेश्चन सेज कि क्राउड फंडिंग, सबसे पहला आता है क्राउड फंडिंग, जिसमें हम लोग किसी एक स्पेसिफिक कॉज के कारण बहुत सारे लोगों से जो पैसा है वो गैदर करते हैं स्मॉल अमाउंट्स में और रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे कोई एनिमल का हेल्प कराना हो इसलिए, या फिर किसी एक ओल्ड एज होम के लिए कुछ फंड चाहिए हो तो उसके लिए, ये सारे किसी भी रीजंस के लिए, कोई स्पेसिफिक कॉज के लिए आप जब बहुत ही शॉर्ट टाइम पर बहुत सारे लोगों से मनी गैदर करते हो, दैट इज नोन एज क्राउड फंडिंग। ठीक, फिर नेक्स्ट इज पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स जो है वो दैट इज मेड डायरेक्टली टू द इंस्टीट्यूशन, बैंक्स में जो डिपॉजिट्स रखे जाते हैं हमारे, दैट आर आल्सो अ ग्रेट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनीज। कंपनीज जो है इस पे हायर इंटरेस्ट रेट्स पे करती हैं, अगर हम लोग वही अमाउंट जो है वो कहीं और डिपॉजिट करते हैं लाइक इन कंपनीज और समवेयर, तो वो हमें ज्यादा पैसा देती हैं एज कंपेयर टू बैंक्स। ओके फिर नेक्स्ट इज डिस्काउंटिंग, और ये सारी चीजें हम लोग बहुत ही फुर्सत से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में पढ़ चुके हैं, तो अभी हम सिर्फ ब्रीफिंग कर रहे हैं यहाँ पर, यू कैन स्टडी इट अगेन इन द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पार्ट। फिर है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या होता है, एक सिंपल सी चीज है, ए एक सेलर है, ठीक है, बी एक बायर है, और जब इन्होंने इनको सामान बेचा, इन्होंने इनको एक बिल दिया, उन्होंने कहा, बायर ने कहा कि हम तुमको पैसा नहीं देंगे, आई विल नॉट पे यू मनी राइट नाउ, आई एम गिविंग यू दिस बिल, एक्सेप्टिंग दैट बिल कि भाई हम आई विल गिव यू मनी 2 months लेटर, ठीक है। अभी इसको जो है कैश जो है वो अभी चाहिए, तो ये क्या किया, ये गया बैंक के पास, तो बैंक ने क्या किया, उसके उस बिल को ले लिया और बिल का अमाउंट इसको दे दिया कुछ कमीशन डिडक्ट करके। सपोज करो कि 2000 का बिल था और इसने क्या किया, इसको 1800 रुपए दे दिए और 200 रुपए उसने अपनी कमीशन काट ली, बट अभी बैंक को तो पैसा नहीं मिला है, तो अब बैंक क्या करेगा, वो किसके पास जाएगा, वो बायर के पास जाएगा, दैट इज बायर यहाँ पर कौन है, दिस बी, 2 महीने बाद, और इससे पैसा ले लेगा। अभी जो सेलर ए पैसा ले रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रेफर्स टू एनकैशमेंट ऑफ द बिल, पैसा बिल को हम कैश में कन्वर्ट करवा रहे हैं, इसकी मेच्योरिटी से पहले जो बैंक है वो कुछ चार्जेस डिडक्ट कर लेता है बिल के, जैसे हमने बताया 1800 रुपए उसने दिए और 200 रुपए उसने अपने पास रख लिए, तो बैंक जो है वो मेक करेगा पेमेंट बिल का तुरंत आफ्टर डिडक्टिंग सम इंटरेस्ट, जिसको हम डिस्काउंट कहते हैं इन दिस केस। देन लास्ट पॉइंट इन दिस था, दो पॉइंट्स के, ये दो मार्क्स के हैं, तो यू कैन राइट 4 to 5 लाइन्स आर इनफ। रिटेन प्रॉफिट्स है, इट इज द अमाउंट ऑफ अ बिजनेसेस नेट इनकम दैट इज केप्ट विद इन इट्स अकाउंट्स, मतलब आपका जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बच रहा है उसका कुछ अमाउंट आप अपने बिजनेस में रख दे रहे हो, इंस्टेड ऑफ पेइंग इट आउट टू द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, हम उसको अपने पास रख ले रहे हैं सो दैट जितना ज्यादा, मतलब ये हम लोग के ओन फंड्स होते हैं, हमारे खुद के फंड्स, हमें बाहर से बोरो नहीं करने, तो हमें उनके लिए
मतलब इंटरेस्ट भी उस पर नहीं देना है, क्योंकि मेरा खुद का घर का पैसा है, घर का इन द सेंस कंपनी का पैसा है, तो इसीलिए हम इसको रिटेन्ड प्रॉफिट्स के नाम से जानते हैं। फिर इसी में ही व्हेन वी डिड ऑल दीज फोर, तो इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था कि या तो आप ये 4 कर लो क्वेश्चन नंबर 11 में, या तो आप उसके बदले ये 2 कर लो। ओके तो 2 में कौन से, डायगोनल कम्युनिकेशन और 3 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, 2 मार्क्स और 6 मार्क्स का ये है। फर्स्ट इज डायगोनल कम्युनिकेशन, सिर्फ मीनिंग पूछी गई है उसकी 2 मार्क्स में। तो डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक मिक्स होता है ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट डायलॉग बिटवीन द एम्प्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट रैंक्स हु आर नॉट इन द सेम चेन ऑफ कमांड। जैसे एग्जांपल दिया, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है ही कोलैबोरेट्स विद अ मार्केटिंग मैनेजर टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट्स नीड एंड पोजीशनिंग। ठीक है, कि मतलब अगर ये एक पर्सन है और इसको इस पर्सन से, ये सेम रैंक के पर्सन हो गए, लेकिन इसको क्या करना है, इसको किसी और हायर या फिर सपोज करो कोई लोअर अथॉरिटी से बात करनी, तो डायरेक्टली यहाँ बात कर रहा है, दैट इज नोन एज डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे यहाँ के जो पर्सन है वो यहाँ से बात पहुंचाएंगे, फिर ये वाले इंसान यहाँ बात पहुंचाएंगे, इससे बेटर है कि वो डायरेक्टली यहाँ से। तो ये एक छोटा सा डायग्राम अगर आप बना पाओगे, दिस विल बी वेल एंड गुड, आपके प्रेजेंटेशन में ये बहुत हेल्प करेगा। जो थोड़ी बहुत इन केस मिस्टेक निकल आती है आपके सेंटेंस में, या मान लो एग्जाम्पल नहीं लिखा है तो उससे कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, तो दिस विल ब्रिंग यू बेटर मार्क्स। और डायग्राम बनाओगे और एग्जाम्पल लिखोगे तो वेल एंड गुड। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन 3 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जो मेरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो सबसे पहले, अब इसमें यहाँ पर यू कैन राइट स्टेटमेंट ऑल्सो, 3 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर, फर्स्ट इज सिमेंटिक बैरियर्स, जो कि हम लोग लैंग्वेज बैरियर्स भी कहते हैं, कि अगर सेंडर और रिसीवर के बीच में इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन है ड्यू टू लैंग्वेजेस, इसी उस टाइम पर उसको हम सिमेंटिक बैरियर्स कहते हैं। डिफरेंस इन द वर्ड्स और मीनिंग्स, जो दोनों लोग समझ रहे हैं, उसको भी हम लोग सिमेंटिक बैरियर्स ही कहते हैं। ठीक है, अब आप इसी में ही जो आपके बहुत सारे पॉइंट्स उसमें दिया, आप उसको ऐसे करके सिर्फ पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, और ऐसे करके एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, दैट इज सफिशिएंट। या फिर ये जैसे हमने लिखा है पुअर क्वालिटी ऑफ मैसेज, तो आप उसको 2-3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी कर सकते हो, बट उससे क्या होगा, आपका पेपर बहुत बड़ा चला जाएगा। ठीक है, मतलब दैट इज अ सेंस कि हम अगर 2-3 पॉइंट्स भी सब में एक्सप्लेन कर रहे हैं इनसाइड, तो आपका पेपर बहुत बड़ा, बहुत लेंदी, एंड चांसेस है कि फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो डू वन थिंग ओनली, सिमेंटिक बैरियर्स को एक्सप्लेन करो, उसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको सिर्फ पॉइंट्स में लिख दो, या फिर स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो। द फॉलोइंग कॉजेज आर देयर ऑफ सिमेंटिक बैरियर, फर्स्ट इज पुअर क्वालिटी ऑफ मैसेज, डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स टू बी अंडरस्टैंडेबल बाय द सेंडर एंड द रिसीवर, ऐसे करके। और एक इसका सुंदर सा एग्जांपल लिख दो जो मस्ट है, आई एम टेलिंग यू। फिर दूसरा है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जैसे जो भी इशू, मतलब इंफॉर्मेशन है दैट इज कन्वेड, जो कि दैट लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसमें क्या होता है, सबसे पहला आता है प्री मेच्योर इवैल्यूएशन, हम बात को सुनने से समझने से पहले ही कुछ चीजों को इवैल्यूएट कर लेते हैं, दैट इज नोन एज प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। पहले से आधी बात सुनिए, हम उसी में इवैल्यूएट कर देते हैं। उसके बाद इनएडिक्वेट अटेंशन, आधी बात सुनिए, आधी बात हमने सुनी ही नहीं, लाइक वाइल कॉन्वर्सेटिंग ऑन फोन, तो उसको भी हम लोग साइकोलॉजिकल बैरियर्स में ही कंसिडर करेंगे, आप उसके पॉइंट्स लिख सकते हो। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, दैट इज ड्यू टू द स्ट्रक्चर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ये जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की और मल्टीपल मैनेजर्स होने के कारण क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, जिसके कारण जो इंफॉर्मेशन ऊपर तक जा रही होती है वो भी करप्ट हो जाती है, कभी सही जाती है, कभी सही नहीं जाती है। ओके, और उसके भी आप फर्दर पॉइंट्स लिख सकते हो। देन कम्स अ पार्ट ऑफ लेटर राइटिंग। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, इसमें लिखा हुआ है एक रेप्यूटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है दैट रिक्वायर्स अ फ्रेश और एक्सपीरियंस्ड, दोनों ही ऑप्शंस हैं, ट्रेन्ड ग्रेजुएट साइंस टीचर्स, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर को हम टीजीटी बोलते हैं, जो उनकी पोजीशन होती है, फॉर सीनियर सेकेंडरी सेक्शन ऑफ देयर स्कूल। आपको एक एप्लीकेशन सेंड करनी है विद इन 7 days, ठीक है, ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट टू पोस्ट बॉक्स नंबर 007। अभी वी विल डू, हमने एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट लेटर ये सारे कर दिए, तो
उसके बाद आपको जो रेफरेंस देना है वो किस में देना है, XYZ न्यूज़पेपर का देना है, और एंड यू हैव टू ड्राफ्ट एप्लीकेशन लेटर, क्योंकि इसके साथ आपका क्या जाएगा, साथ में एक बायोडेटा भी अटैच होगा। ओके, तो हियर यू विल राइट इट एज, कहाँ गया, ये है, ये नहीं, ये नहीं है, ये, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन था, दिस वाज अगेन ऑफ 8 मार्क्स, दिस वी हैव रिटन हियर। अब कहाँ से, ये हमने एग्जैक्ट वही फॉर्मेट लिया है जो आपका 2018 के एप्लीकेशन लेटर्स में आया था। चेंजेस मैंने कुछ नहीं किए, अगर, क्योंकि जब तक वो अपडेट नहीं होगा आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी सच थिंग। तो सबसे पहले ये आपका खुद का एड्रेस है, डेट यू कैन मेंशन लाइक टुडे इज 19, ठीक है, तो डेट यहाँ पर लिख करके उसी में ही 19th, सॉरी ये कैसे था, ये ऐसे करके था ना, जनवरी 19,2024, तो ऐसे करके आप उसमें डैश करके डेट मेंशन कर सकते हो, या फिर सिर्फ ये हटा करके सीधे डेट ही यहाँ पर लिख सकते हो। तो 19 जनवरी को था। उसके बाद लिखा हुआ है जो एडवर्टाइजर है, किसको हमको भेजना है, एडवर्टाइजर को भेजना है, पोस्ट बॉक्स नंबर 007 दैट वाज गिवन। उसके बाद कौन सा न्यूज़पेपर है, दैट इज टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉरी XYZ न्यूज़पेपर, और कहाँ का है, दिल्ली का है, जो हमने अपना भी एड्रेस दिल्ली का ही मेंशन किया है। ये कौन है, ये कौन है, ये है सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, कौन रिसीव करेगा, और ये जो ऊपर वाला था मेरा दैट इज सेंडर्स एड्रेस, मतलब कि ये मेरा खुद का एड्रेस है, ठीक है, आई एम सेंडिंग ना, तो दिस इज माय एड्रेस। तो सबसे स्टार्टिंग तो यू विल डू विद दिस ओनली, फिर उसके बाद आप डेट मेंशन करोगे, अगर आप डेट के लिए एक लाइन भी छोड़ोगे दैट इज आल्सो ओके। यहाँ पे नहीं था तो दैट इज आई हैव नॉट लेफ्ट, बट लाइन लीव करना इज ओके। उसके बाद एक लाइन लीव करके यू विल राइट लेटर, किस चीज का लेटर है, लेटर ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद फॉर पोस्ट ऑफ साइंस टीचर, ऐसे पूरा भी लिख सकते हो, या फिर सिर्फ एप्लीकेशन लेटर फॉर पोस्ट ऑफ साइंस टीचर ऐसे भी लिख सकते हो। ये वो चेंजेस हैं जो शायद आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, बट उसको समझना इज नेसेसरी। रेफरेंस यू हैव टू राइट, भले आप यहाँ पर उसको ब्लैंक छोड़ दो, बट लिखना तो है, इसीलिए हमने कुछ नहीं, बस ऐसे ही जो भी 2-3 नंबर है ऐसे करके T27 टू ऐसे करके मेंशन कर सकते हो, आप एक रेफरेंस नंबर डाल सकते हो, लीव अ स्पेस, राइट डियर सर। उसके बाद दिस हैज रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंस टीचर TGT trained graduate teacher as advertised in the newspaper dated। और ये आप क्या कर रहे हो, देखो उसमें क्वेश्चन में एक चीज आपसे पूछी गई थी कि send your application with a full resume within 7 days of application, ठीक है, मतलब अगर 19 तारीख है तो सपोज करो कि 12 तारीख को उन्हें भेजा होगा, 12-13 को उन्होंने एक्चुअली भेजा होगा, तो हम उसके हिसाब से 13th हम लास्ट मान रहे हैं। डेटेड किस दिन का न्यूज़पेपर था, 13th जनवरी को आया था 2024। I offer my candidature for the upset post. I am enclosing my biodata with this application. ठीक है, इसके साथ आप 2-4 लाइन लिखोगे, वेल एंड गुड, नहीं लिखोगे देन ऑल्सो वेल एंड गुड। सिर्फ मतलब these are the things that you have to mention। उसके बाद क्या क्या है, with warm regards yours sincerely SD, signed और undersigned जिसे कहते हैं, आप यहाँ पर नेम लिखोगे, अपना सिग्नेचर नहीं करोगे, लीव अ लाइन इन बिटवीन। उसके बाद एनक्लोजर्स में आप यहाँ पर लिखोगे बायोडेटा, लीव अगेन अ लाइन हेयर, फिर आएगा बायोडेटा। अब यहाँ पर ये सारी चीजें ना मेंशन इट, भले यू विल मेंशन, कोई ये नहीं कह रहा आपसे कि एकदम सच सच ही लिखो अपना नेम, तो ऑब्वियसली सही लिख लेना, ठीक है। एड्रेस मतलब बहुत नहीं कि बिल्कुल एकदम घर का पता, हाउस नंबर और ये सब चीज दे रहे हैं, जैसे एक कॉलोनी एरिया आप लिख दो, अपनी ईमेल आईडी, डेट या फिर डेट ऑफ बर्थ भी ऐसे करके लिख सकते हो, जैसे 4/12/2020 ऐसे करके यू कैन राइट DOB। फिर जेंडर मेल फीमेल, आधार कार्ड नंबर में भी ऐसे करके 16 डिजिट्स का होता है, तो 1 5 2 3 1 2 3 4 ऐसे करके, मतलब बीच में जैसे नॉर्मली लिखा जाता है वैसे आप लिख सकते हो।
सेम इज विद द कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो 7355 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, मतलब लिख सकते हो, यू कैन राइट इट सो, नहीं तो आप उसको कुछ फेक भी लिख सकते हो, बट ऐसे करके लिखोगे, मतलब इट शुड, यू हैव टू अटेम्प्ट दिस, ठीक है। उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये सारी चीजें इसमें याद रखो, एग्जाम पास, ईयर ऑफ पासिंग, देन बोर्ड, यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स, इसका पूरा आपको प्रॉपर टेबल बनाना है। तो अगर आपको सिर्फ 10th एंड 12th है तो आप इसमें 10th का जो हिस्सा है वो इसमें मेंशन कर सकते हो। वैसे तो ग्रेजुएशन भी करना चाहिए, बट इसको ब्लैंक छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा। फिर उसके बाद है को करिकुलर एक्टिविटीज में इफ एनी, ठीक है, तो जो भी चीजें आपने उसमें ली हो, ये तीनों तो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको, इसमें जो भी है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट, उसके बाद ड्रामेटिक्स में 1 सेकंड प्राइज इन दिस इवेंट, फिर एक्सपीरियंसेस में फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों मांगे गए, तो इसमें आप लिख सकते हो दो चीजें, या तो फ्रेशर लिख दो, ठीक है, या तो फिर एनए लिख दो, या तो निल लिख दो, ऐसे करके लिख सकते हो, या फिर 2 years एक्सपीरियंस इन दिस एंड दिस स्कूल, ऐसे लिख सकते हो। रेफरेंसेस में यू आर सपोज टू मेंशन द नेम एंड एड्रेस ऑफ समवन जिसको आप जानते हो, तो उसका नेम लिख दो, उसका डेजिग्नेशन, जैसे सपोज करो कि हम पुराने स्कूल के प्रिंसिपल को जानते हैं, तो यहाँ पर यू कैन राइट, पहले उनका एक फेक सा नाम लिख दो, मिस्टर रवि, कौन है ये, प्रिंसिपल है, ठीक है, किसके, कहाँ के, कौन से पुराने किसी स्कूल के, ABC स्कूल के, ओके, ऐसे करके, और उसके बाद बहुत ज्यादा इसमें डिटेलिंग, न्यू दिल्ली ऐसे करके यू कैन राइट इट। फिर है लैंग्वेजेस नोन, इंग्लिश एंड हिंदी, या फिर हिंदी एंड इंग्लिश, तो दीज थिंग्स यू कैन नो। बस यहीं तक ही आपका लेटर पार्ट है। आई विल सेंड यू दिस PDF ऑन टेलीग्राम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज केस स्टडी। बहुत ध्यान से उसको समझना। ये है, ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, यू हैव टू रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कपूर गारमेंट जो एक वेल नोन ब्रांड है विच मैन्युफैक्चर्स क्लोथ्स एंड सेल्स देम थ्रू देयर ओन शोरूम्स, तो कुछ मेजर रीशफल हुआ था इनके प्लेसमेंट्स में कपूर गारमेंट्स के, तो कुछ टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स इसमें पूछे गए हैं। सबसे पहले बोला गया है कि अनामिका एक सेल्स मैनेजर who was working in the showroom was shifted to Y showroom as there was a huge footfall of customers in Y showroom। तो ये मेरा कौन सा तरीके का ट्रांसफर है, देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें 10 तरीके के ट्रांसफर बताएंगे, उसमें पूछा गया है सबसे पहला कि आपको टाइप, मतलब बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसफर है दैट इज टेकिंग प्लेस इन केस ऑफ अनामिका, अब्दुल, चारू एंड डायना। इन लोगों में ये जो भी हो रहा है, ये कौन से तरीके का ट्रांसफर है, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 4 पार्ट्स आर गिवन। तो इसमें फर्स्ट वन कि अनामिका एक सेल्स मैनेजर है, उसके बाद यू हैव टू टेल कि उसमें कौन से तरीके का ट्रांसफर है। दिस इज प्रोडक्शन ट्रांसफर। प्रोडक्शन ट्रांसफर क्या होता है कि जहां पर कम लोग हैं, जहां पर एक्सेस में स्टाफ है, उससे हटा करके जहां पर वेकेंट है पोजीशन, वहां पर हम उनको ट्रांसफर कर देते हैं। तो कौन सा ट्रांसफर था, प्रोडक्शन ट्रांसफर। इसमें आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि वाई, बिकॉज प्रोडक्शन ट्रांसफर इज अ ट्रांसफर दैट टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज अ वेकेंट पोजीशन इन अ ब्रांच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब उन्हीं का ही है ना, एक्स शोरूम एंड वाई शोरूम दोनों उन्हीं का ही है। फिर दूसरा वाला, Abdul has been working at the Y showroom for the past 25 years. Lately, he began to experience joint pain due to advanced age and found it difficult to stand for the entire day. इसीलिए उनको हम लोग ने शिफ्ट कर दिया था अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो देखो, वैसे तो शिफ्ट ट्रांसफर जो होती है वो शिफ्ट से रिलेटेड होती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि और कोई भी पार्ट नहीं दिया था जो इससे मैच करे, तो हमने इसको शिफ्ट ट्रांसफर में ही डाल दिया है। ओपनिंग इट फॉर डिबेट, इन केस आपको लगता है कि ये गलत है तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, सही वाला आंसर पूछ के, ठीक है। तो ये मेरा शिफ्ट ट्रांसफर में आता है, जिसमें हम ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस, पर्सनल रीजंस, हम उनको शिफ्ट कर देते हैं, मतलब एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में डाल देते हैं। शिफ्ट होता है जब मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट वाला, बट इसमें मॉर्निंग इवनिंग नहीं दिया, बट इसमें पर्सनल रीजन दिया है, तो इसलिए हम इसको शिफ्ट ट्रांसफर में मेंशन कर रहे हैं। फिर थर्ड वन,
चारू एक शॉर्ट टेम्पर्ड, और यहाँ पर आप उसका रीजन भी, रीजन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मीनिंग लिख देनी है कि शिफ्ट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ठीक है। वाई? बिकॉज शिफ्ट ट्रांसफर इज अ ट्रांसफर दैट टेक्स प्लेस व्हेन द पर्सन हैज सम पर्सनल रीजंस। चारू एक शॉर्ट टेम्पर्ड एम्प्लॉय है और वो ही शी कुड नॉट हैंडल द कस्टमर्स, इसीलिए उसको हमने परचेज डिपार्टमेंट में डाल दिया। तो इसके लिए कौन सा ट्रांसफर होता है? दैट इज रेमीडियल ट्रांसफर। रेमीडियल ट्रांसफर हमसे ये कहता है कि हम उस टाइम पर ट्रांसफर करेंगे जब मान लो कोई एम्प्लॉय गलती से किसी गलत डिपार्टमेंट में चला गया है या किसी जॉब में जो उसके लिए फिट नहीं है, तो उस चीज को सही करने के लिए हम रेमीडियल ट्रांसफर लेते हैं। Then comes Dinah, who was due for promotion, was shifted from one department to another every 2 weeks. तो versatility ट्रांसफर जो होता है वो ये ट्रांसफर होता है जिसमें आप एक पर्सन को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या बहुत सारी जॉब्स में रोटेट करते हो ताकि वो फिट हो जाए प्रमोशन के लिए। इवन तो यहाँ पे प्रमोशन कोई हिस्सा नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर ये बाकियों से मैच नहीं कर रहा है, हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली, अच्छा प्रमोशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी ऐसा है जिसको आप हाईली स्किल बनाना चाहते हो फ्यूचर जॉब्स के लिए, तो वो आ जाएगा मेरा वर्सैटिलिटी प्रमोशन में, ट्रांसफर में। फिर आता है लास्ट वन, रमेश एक हाउस कीपिंग स्टाफ था। ही वॉज शिफ्टेड टू एनी ऑफ द डिपार्टमेंट, वो शिफ्ट नहीं किया गया था किसी डिपार्टमेंट, बस उसको सैलरी बढ़ा दी गई थी, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अपग्रेडिंग कहते हैं। तो ये चार हमने मेंशन कर दिए, अनामिका, अब्दुल, चारू एंड डायना। आप चारों का नेम लिखोगे, अनामिका, अब्दुल, चारू, डायना, उनके सामने कौन से काइंड ऑफ ट्रांसफर है? शिफ्ट ट्रांसफर, बिकॉज मीनिंग सबके साथ लिखते जाओगे, दैट यू हैव टू प्रिपेयर। देन नेक्स्ट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट विद रिगार्ड टू इंक्रीज इन रमेश सैलरी। तो ये अपग्रेडिंग था। अपग्रेडिंग का यहाँ पर मतलब क्या होता है? दैट मीन्स एम्प्लॉय की पोजिशन जो है वो सेम रहती है, पर जो उसकी जॉब कंडीशन है वो अलग हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, जैसे हमें सेम जॉब सेम पोजिशन के लिए ज्यादा पैसा मिलने लगता है। ओके, देन लास्ट वन 2 पॉइंट्स का है, 2 मार्क्स का, ये भी यू हैव टू टेल कि ट्रांसफर और प्रमोशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो दिस वी विल राइट हियर। ओके, तो ट्रांसफर और प्रमोशन लिखा हुआ है, यू कैन राइट एनी 2 पॉइंट्स इन दिस। सबसे पहले लिखा हुआ है कि ट्रांसफर एक एम्प्लॉय को शिफ्ट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और प्रमोशन शिफ्ट करता है एक एम्प्लॉय को फ्रॉम लोअर रैंक टू अ हायर पोस्ट। उसके बाद जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, द पर्सन में हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्किल्स या फिर वर्क एनवायरमेंट, और इसमें है इट इन्वॉल्व्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हायर लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। कंपेंसेशन की बात की जाए तो जरूरी नहीं है कि पे में इसमें चेंज हो, बट इसमें जरूरी चेंज होता है। मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज की मतलब कहाँ पे वो मूव कर रहा है, मूवमेंट, तो दैट इज, इधर इज हॉरिजॉन्टल, हियर इट इज वर्टिकल, वो हायर पोजीशन पे जा रहा है। ओके, तो ऐसे ही आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स, इसमें 2 मार्क्स का है, 2 पॉइंट्स उसमें लिखने, 3 लिख सकते हो फॉर अ सेफर साइड। So this is all for today. I hope you all have understood. कुछ नहीं समझ में आया, you can mention it in the comment box. This completes your BST specimen solution. इतने सारे students ने मुझसे पूछा था, I am so sorry for this. ठीक है, for so late posting this. Keep studying for your exams. Best wishes. Thank you.